हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट यूनिट नंबर 2 ख़त्म किया था। आज हमने स्टार्ट करना है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये आपके पास ना यूनिट नंबर 3 है और इसका कोई पुराने वाले यूनिट्स के साथ कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। जैसे ही चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वायर में से करंट पास करवाएंगे, अगर हम किसी भी वायर में से करंट पास करवाते हैं तो उसके अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय प्लेसिंग अ कंपस, बाय प्लेसिंग अ मैग्नेट। तो कंपस या मैग्नेट्स कुछ डिफ्लेक्शन देगी, तो इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि अलग अलग तरह की शेप्स की वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, फॉर्मूले तैयार करने हैं। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, हमने इस तरह के फॉर्मूलेज, इसके कुछ लाज वो हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ही ये है कि जब भी हम किसी वायर में से करंट पास करवाएंगे तो उसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये हमने सेल लगा दिया और इसमें से ऐसे इस तरह करंट पास कर रहा है, तो इसके अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चाहे वीक बने चाहे स्ट्रॉन्ग बने, बनेगा ज़रूर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है तो डिफ्लेक्शन कैसे आती है, कहाँ की तरफ डिफ्लेक्शन आती है, इसके लिए एम्पेयर्स कई रूल्स है। मैं आपको एम्पेयर्ड स्विमिंग रूल समझाता हूँ। एम्पेयर्ड स्विमिंग रूल हमें क्या कहता है कि जिस तरफ करंट जा रहा है, आप सपोज कर लो उस तरफ स्विमर स्विम कर रहा है और जो निडल की डिफ्लेक्शन है वो स्विमर के लेफ़्ट हैंड की तरफ होगी। स्विमर की डिफ्लेक्शन निडल की डिफ्लेक्शन स्विमर के लेफ़्ट हैंड की तरफ होगी। इसमें जो स्विमर है ना वो पानी में ऐसे है, मतलब वो नहीं है, बटरफ्लाई वाला नहीं है कि उल्टा करके स्विम कर रहा है पानी के अंदर। इसका मतलब ये हेड है, इसका फेस पानी के अंदर है। अगर इसका फेस ऊपर की तरफ होगा फिर लेफ़्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। तो इसका जो हेड है ना, ये है जो इसका ये हेड है, हेड बार की तरफ है, फेस इसका पानी की तरफ है। और जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करो उस तरफ स्विमर स्विम कर रहा है और यहाँ पे इसका लेफ़्ट हैंड है, उस तरफ डिफ्लेक्शन आएगी। ऐसे ये स्विमर जिस तरफ जा रहा है तो इसके लेफ़्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन आएगी। तो इसको हम रूल का नाम क्या है, एम्पेयर्स स्विमिंग रूल है। तो उन्होंने डिफ्लेक्शन के लिए एक रूल तो ये हमें बता दिया, बहुत रूल्स है इसके, अलग अलग तरह के अलग अलग रूल्स हैं। आसान रूल यही है, एम्पेयर स्विमिंग रूल। एक और रूल आता है इसमें जो आपको बुक्स में मिलेगा डिफ्लेक्शन देखने के लिए, स्नो रूल। स्नो रूल ये कहता है कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ होएगी। बस ये स्नो रूल कहता है अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी। अब इसमें देखो आपको पता है ये साउथ होता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर हम इसके साथ ये कंपेयर करें तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होनी है, वेस्ट की तरफ होनी है। तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगी निडल की। और यही एम्पेयर रूल भी तो यही कहता है कि डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड पे होती है। और स्नो रूल भी यही कह रहा है कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होनी है। दोनों रूल सेम हो गए तकरीबन, आंसर सबके सेम आएंगे, अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। अब जो मेन है, मैं ये वाले रूल से मैं आपको कभी क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए नहीं कहता, ये तो वैसे इंट्रोडक्शन मैंने दी है। जो मेन रूल आता है वो है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। वो अपन ने समझना है। राइट हैंड पाम रूल हमें क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल, या कुछ बुक्स में थंब रूल भी कह रहे थे। तो ये रूल देखो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये करंट है, करंट इस तरफ जा रहा है और हमें पता लगाना है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये रूल हमें ये कहता है कि आपने राइट हैंड में जो थंब है वो करंट की तरफ करना है और जो फिंगर्स है वो पॉइंट P की तरफ करनी है।
थंब को करंट की तरफ करके फिंगर्स को पॉइंट की तरफ ओपन करो। फिर आप देखो जो आपकी पाम है वो कहाँ जा रही है, पाम जिस पे ये रेज बनी होती है, जो पाम है वो कहाँ जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड को ना बी से डिनोट करते हैं, और इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से डिनोट करते हैं। अगर इनवर्ड आ जाए डायरेक्शन तो इनवर्ड नहीं लिखते हम क्रॉस लिखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने क्या करना है, पॉइंट की तरफ फिंगर ओपन करनी है, तो जो पाम है वो अंदर की तरफ जाएगी, तो डायरेक्शन बनेगी इनवर्ड। अगर मान लीजिए आपने पॉइंट क्यू पे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, अभी आप सिर्फ डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। करंट ऊपर, पॉइंट क्यू की तरफ आप फिंगर ओपन करेंगे, पॉइंट क्यू की तरफ फिंगर ओपन करेंगे तो जो पाम है वो बार की तरफ आ रही है। अगर पाम बार की तरफ आ रही है तो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड में हम फिजिक्स में डॉट लगाते हैं, डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन। अब मैं आउटवर्ड जहाँ भी लिखूँगा ना, इसका मतलब डॉट ही है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। एक दो डायरेक्शन अपन और चेक कर लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल है, तो थोड़ी सी अपन राइट हैंड की पहले स्टेटमेंट लिख ले। राइट हैंड पाम रूल में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल thumb of your right hand, thumb of your right hand in the direction of current, thumb of your right hand in the direction of current, then open the fingers, then open the fingers towards the location of the point, then open the fingers towards the location of the point, towards the location of the point. The palm will give, the palm will give direction of magnetic field, palm will give the direction of magnetic field। जो पाम है ना वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। एक दो डायरेक्शन आप और चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये करंट है, हमने पॉइंट पी पे बताना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। प्रैक्टिस है इसमें, तो आपने करंट की तरफ थंब करना है, पॉइंट पी की तरफ फिंगर ओपन करनी है, तो जो पाम है वो किस तरफ आ रही है, बार की तरफ आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास बनेगा वो डॉट लगेगा। ऐसे अगर मैंने क्यू पे पता लगाना तो आप चेक कर सकते हो, खुद चेक करेंगे आप कि डायरेक्शन क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की तरफ थंब किया, पॉइंट की तरफ आपने फिंगर ओपन करनी है, तो थंब आप फिंगर ऐसे नीचे की तरफ ओपन होएगी, तो पाम जो है वो कहाँ जा रही है, इनवर्ड जा रही है। करंट की तरफ थंब किया, पॉइंट की तरफ फिंगर ओपन की, फिंगर इनवर्ड जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ठीक है जी, चलिए आपको मैंने थोड़ा सा राइट हैंड पाम रूल समझाया। जिस वायर में से भी करंट पास करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए बेस्ट जो रूल है वो यही है, राइट हैंड पाम रूल। अब अपन ये पता लगाना है कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। हमने डायरेक्शन तो पता लगा ली राइट हैंड पाम रूल से, अब हमने उसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है। इसके लिए अलग अलग लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट और मेन इम्पोर्टेंट लॉ है बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ करने से पहले एक बात आपको बतानी अपनी रहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, बी। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दो तीन इंट्रोडक्शन वाली बातें याद रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, और टेस्ला को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका सीजीएस जो यूनिट है वो होता है गॉस, और इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। एंड 1 टेस्ला के अंदर 10⁴ गॉस होते हैं। ये बातें याद रखनी है, ये हमें आगे काम आएगी, मतलब इसमें यूज़ होनी है ना।
बाकी आपको बाद में बताएंगे 1 टेस्ला की क्या डेफिनेशन है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ना आपको समझ लगनी है। चलिए, बायोट-सावर्ट्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है आपको, अगर किसी भी स्मॉल वायर, स्मॉल छोटा सा कोई करंट एलिमेंट है, अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और इस करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एल है। डी एल के ऊपर पता है मैंने वेक्टर क्यों डाला है? डी एल पे वेक्टर का मतलब होता है कि जिस तरफ करंट है ना वो इसकी डायरेक्शन है। देखो करंट तो हम कहते हैं स्केलर है, तो उसके साथ फिर अपन डी एल लगा देते हैं, डी एल पे वेक्टर डाल देते हैं और डी एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट वाली होती है। ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, हमने पॉइंट पी पे पता लगाना है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इसके सेंटर से वो पी से ज्वाइन कर देना है एंड दिस एंगल इज़ थीटा। और इस लोकेशन का पॉइंट पी का इस एलिमेंट से कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। बायोट-सावर्ट लॉ में ये कहता है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, small magnetic field at P is dB. dB is a small magnetic field produced due to this small current element. It is directly proportional to IDL. It is directly proportional to sin theta and it is inversely proportional to R square. तो ये इसके फैक्टर इसने बनाए थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर इनको इसने कंबाइन कर दिया तो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही लगना है चैप्टर में हर जगह। व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लगेगा कांस्टेंट के, जैसा कूलम लॉ में लगता था कांस्टेंट के, वैसे ही ये कांस्टेंट के लगेगा के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास डी बी की वैल्यू आ गई। व्हाट इज़ के? के इज़ कांस्टेंट और इन एस आई सिस्टम जो के की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। जैसा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ये म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है। एंड व्हाट इज़ म्यू नॉट? म्यू नॉट इज़ द एब्सोल्यूट permeability of free space. What is mu naught? Mu naught is the absolute permeability of the free space. ये free space की absolute permeability है mu naught। और जो mu naught है, इस mu naught की जो वैल्यू होती है that is 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। म्यू नॉट की ये वैल्यू होती है 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो यहाँ पे आप डीबी वाले में पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू बनती है अपने पास फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पी की? डीबी इक्वल टू के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्शन पूछूँ आपसे कि पॉइंट पी पे डायरेक्शन क्या बनेगी, तो जिस तरफ करंट है उस तरफ आप थंब करो, रूल वही है। पॉइंट पी की तरफ फिंगर ओपन करो, तो जो पाम है वो अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब पॉइंट पी पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा आपका वो क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब मैं इसका वेक्टर टर्म लिख रहा हूँ, डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ब्रैकेट डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। शायद आपको पता हो जब हम साइन थीटा को हटाते हैं ना तो क्रॉस प्रोडक्ट लगती है, तो डी एल तो हो गया ये करंट एलिमेंट और जो आर कैप है वो आर की डायरेक्शन, ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर कैप। ठीक है,
अब पर डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट रूल से भी बता सकते हैं। डी एल ऊपर की तरफ है, आर इधर की तरफ है, तो अगर अपन डी एल क्रॉस आर कैप करेंगे तब डायरेक्शन इसकी इनवर्ड बनेगी, वही सेम है। वैसे पाम रूल बड़ी है, फिर भी चलो आपको बता रहा हूँ। करंट की तरफ से डी एल है, इधर आर वेक्टर आर कैप है, तो डी एल क्रॉस आर कैप, तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड बन गई। तो बच्चे ये मैंने आपको वैल्यू बताई है एसआई सिस्टम के अंदर। अगर हमने सीजीएस सिस्टम की बात करनी है, इन सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है। इन सीजीएस वैल्यू ऑफ के इज़ 1, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा वो सिंपल आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप वेक्टर टर्म में लिखना चाहेंगे तो आई ब्रैकेट डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये वेक्टर टर्म में लिखा जाएगा। डी बी वैक्टर इक्वल टू आई ब्रैकेट डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ की। मतलब बायो-सावर्ट्स लॉ से ही ना हम अलग अलग शेप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर कॉइल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इन सब में हमें बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है। तो एक तरह की एप्लीकेशन अपन शुरू कर रहे हैं बायो-सावर्ट्स लॉ की। तो लिखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन है, डेरिवेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन में ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड magnetic field intensity at a point due to straight current carrying wire, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब स्ट्रेट वायर के कारण हमें पता लगाना है कि गिवन पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इट कैरीज अ करंट आई। ध्यान से सारे कुछ समझने वाला है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, एंड जो पॉइंट पी है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से वो x है। अब हमने पता लगाना है कि ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट P। जब भी बच्चे पेपर में डेरिवेशन आती है ना, हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लेते हैं अपन। कंसीडर अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट I, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर carries a current I. Let us suppose that we have to find magnetic field intensity at P. We have to find magnetic field intensity at P. अब बच्चे इसके लिए आप क्या करो, अब आप एक ना इसको तो अपन मान लेते हैं C, सेंटर C। यहाँ पे आप एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करोगे DE, और उसकी जो लेंथ है वो DL है स्मॉल एलिमेंट की। पहले हम स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसको स्मॉल एलिमेंट जो DE है इसको आप P से ज्वाइन कर दो। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, नाउ अप्लाई बायोट-सावर्ट्स लॉ। स्मॉल एलिमेंट सपोज करके हम बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या था बायोट-सावर्ट्स लॉ? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर था। डायरेक्शन करंट ऊपर है, पॉइंट की लोकेशन राइट साइड पे है, तो जो पाम है वो कहाँ जा रही है? क्रॉस कर दिया। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बच्चे मेरे को इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी।
लेकिन इंटीग्रेशन ध्यान से देखेंगे, जो मैंने सामने लिखा है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इसमें कौन सा वेरिएबल है? बच्चों को लगता है कि डी एल वेरिएबल है, डी एल वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है, डी एल भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एलिमेंट बच्चे यहाँ सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एलिमेंट सपोज किया तो आर की वैल्यू चेंज होगी, डी एल में वेरिएबल पहले से है, थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो इस इक्वेशन में अपने पास ना 3 वेरिएबल है, तो अपना मेन काम है कि हमने तीनों वेरिएबल में से इनको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। 3 वेरिएबल में से मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल वेरिएबल। हाँ जी बच्चे, अपने पास ना 3 वेरिएबल्स है इस इक्वेशन के अंदर। तो 3 वेरिएबल अपने पास कौन कौन से है? एक वेरिएबल अपने पास है डी एल, दूसरा वेरिएबल अपने पास है थीटा, और थर्ड वेरिएबल कौन सा हमारे पास? आर। तो हमारा मेन काम है कि हमने इनको ना एक सिंगल वेरिएबल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस एंगल को मैं फाई नाम दे देता हूँ। इसमें ना 3 वेरिएबल अपने पास, तो मैंने क्या करना है, अब इन तीनों की वैल्यू ना फाई की टर्म्स में निकालनी है। मतलब मैंने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। ओ से लेकर सी तक मैं लेंथ को एल सपोज कर लेता हूँ, ओ टू सी लेंथ इज़ एल। देखो क्या करते हैं आप, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल पी सी ओ ट्रायंगल में व्हाट इज़ थीटा प्लस फाई आपके सामने है। थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। इससे थीटा की जो वैल्यू बनी वो 90 माइनस फाई बनी। थीटा की वैल्यू हमने फाई की टर्म्स में निकाल दी। ये आर डिस्टेंस था अपने पास ओ से लेकर पी तक, है ना। तो इसी ट्रायंगल में पी सी ओ ट्रायंगल में ही आर एक्स बाय आर कोस फाई होगा। सब कुछ हमने फाई की टर्म्स में लिखना है। तो आपके पास फिर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स बाय कोस फाई। आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी एक्स सीकेंड फाई। तो ये अपने पास आर की वैल्यू आ गई। नाउ इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल पी सी ओ में ही, हाँ जी, अब मेरे को अगला वेरिएबल है डी एल। अब डी एल वेरिएबल है तो पहले मैं इसी ट्रायंगल में ना ये लिखूँगा एल बाई एक्स टैन फाई। तो एल की वैल्यू बन गई मेरे पास एक्स टैन फाई। मैंने एल की वैल्यू निकाल ली, बट मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी? डी एल की वैल्यू चाहिए। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एल मैं डेरिवेटिव लूँगा, टेक डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी एल बाई डी फाई इक्वल टू एक्स टैन फाई का डेरिवेटिव कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर फाई। तो इससे आपके पास जो डी एल है उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये आपके पास डी एल की वैल्यू आ जाएगी एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ये तीनों वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डी एल? कितनी वैल्यू है डी एल की? एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, डी एल की वैल्यू। फिर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस फाई अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है? एक्स सेकेंड फाई। ऐसे मैंने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको आप अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एक्स सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। साइन ऑफ 90 माइनस फाई कितना होता है? कोस फाई अपॉन एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई। इसमें से आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई से सेकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डी बी की देखो बच्चे वैल्यू क्या बनती है? आपके पास डी बी की वैल्यू, हाँ जी, डी बी की आपके पास जो वैल्यू बनती है डैट इज़ म्यू नोट बाय 4 पाई आई
कोस फाई डी फाई बाई एक्स, ये आपके पास डी बी की वैल्यू बनती है। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स तो बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसमें एक ही वेरिएबल है फाई। तो इसको क्या करो, अब आप इंटीग्रेट जब करेंगे ना आप, तो जहाँ से वायर शुरू होती है इसको आप पी से ज्वाइन करेंगे। ये जो मैं एंगल लिखूँगा ये लिखूँगा -φ1। ये पोलर एंगल्स होते हैं, अगर पोलर एंगल एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो माइनस लगता है, अगर पोलर एंगल्स क्लॉकवाइज होंगे तो प्लस लगेगा। तो इसमें जो फाई की लिमिट है, जहाँ से सेंटर से इधर से -φ1 और ऊपर से +φ2, सॉरी ऊपर से लिमिट क्या लगेगी +φ2। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4π आई कोस फाई डी फाई बाई एक्स। डी बी की लिमिट 0 to b और इधर -φ1 से लेकर +φ2 तक। सिंपल है, लिमिट्स लगाई है हमने। तो डी बी की इंटीग्रेशन तो बनी b इक्वल टू μ0/4π आई बाई एक्स कॉन्स्टेंट है। अब आपका इंटीग्रेशन में क्या रह गया है, कोस फाई रह गया। कोस फाई की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमें सबको पता है साइन फाई होती है, माइनस नहीं होती। बच्चों को लगता है कि कोस फाई की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन फाई, नहीं, वो माइनस साइन फाई डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन में प्लस आता है। कोस फाई की इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई होती है। सोल्व करेंगे तो आपके पास b की देखिए वैल्यू क्या बनेगी, आपके पास b की वैल्यू बनेगी μ0/4π आई बाई एक्स साइन ऑफ φ2 माइनस ऑफ साइन ऑफ -φ1। तो आपके पास b की वैल्यू बनेगी μ0/4π आई बाई एक्स साइन φ2 माइनस माइनस प्लस साइन φ1। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। μ0/4π आई बाई एक्स साइन ऑफ φ2 प्लस साइन ऑफ φ1। ठीक है जी। अब आपको मैं इसके ना बच्चे एक दो स्पेशल केस करवाता हूँ। पहले फर्स्ट केस आता है, इफ़ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ़ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर आपके पास स्ट्रेट वायर है, फर्स्ट केस कर रहे हैं अपन, और वो इनफाइनाइट है लेंथ उसकी, मुझे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x, वही सेम। अब रूल के मुताबिक जहाँ से वायर शुरू होती है उसको आपने P से ज्वाइन करना है। मान लो मैं सपोज करता हूँ कि वायर यहाँ से शुरू होती है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके पास ये वाला जो एंगल बनेगा ये φ1 बनेगा। वैल्यू पुट करते वक्त माइनस नहीं लगाना, डेरिवेशन में माइनस लगाना है -φ1, वैल्यू पुट करते वक्त सिर्फ वैल्यू लगानी है। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो ये एंगल और इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो एंगल और इंक्रीज़ हो गया। ये वायर शुरू कहाँ से हो रही है, इन्फिनिटी से हो रही है। तो ये एंगल इंक्रीज़ होते होते ना ज़्यादा से ज़्यादा जो φ1 है ना उसकी वैल्यू 90 बनेगी। φ1 की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी बनेगी, 90। क्यों? क्योंकि वायर इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, जोड़ेगी नहीं। इन्फिनिटी वाली वायर्स की डेफिनेशन क्या है, पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन है, दोज लाइंस विच मीट एट इन्फिनिटी। ऐसे ही जहाँ पे वायर ख़त्म हो रही है उसको आप ज्वाइन करोगे, ये एंगल मान लो φ2 है। अब ये भी वायर इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये एंगल लगातार बढ़ता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो एंगल जो बनेगा φ2 वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो φ1 की वैल्यू भी 90 है, φ2 की वैल्यू भी 90 है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0/4π आई बाई एक्स, φ2 भी 90, φ1 भी 90। तो आपके पास आ जाएगा μ0/4π आई बाई एक्स 1 + 1 साइन 91, अगला साइन 91। तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड
एट ए पॉइंट P ड्यू टू इन्फानाइट वायर। ये फॉर्मूला अपने को न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पुट करने में बड़ा काम आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/x। सेकेंड केस अपन करते हैं इसमें, अगर आपके पास जो पॉइंट है P पॉइंट जो है वो इन्फानाइट वायर के एक एंड के पास लाई कर रहा है, बस यहाँ पे वायर ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे पॉइंट P लाई कर रहा है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड B का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I/x। व्हाट इज x? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लगा दिया। अब जहाँ से वायर शुरू हो रही है ये φ1 आप एंगल लेते हैं तो ये एंगल लगातार बढ़ता रहेगा, इन्फिनिटी तक से वायर शुरू हो रही है। तो φ1 की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो तो बनेगी 90 डिग्री। अब ख़त्म वायर कहाँ पे हो रही है, वायर ख़त्म बिल्कुल पॉइंट के सामने ही हो रही है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, वायर ही पॉइंट के सामने ख़त्म होगी। तो अगर वायर पॉइंट के सामने ख़त्म होगी तो हम φ2 को कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। अगर वायर ही बिल्कुल सामने ख़त्म होगी तो φ2 कितना होगा, 0 होगा। तो φ1 की वैल्यू है 90 प्लस φ2 की वैल्यू है 0। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I/x साइन 91 साइन 0 0। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई म्यू नॉट बाय 4 पाई I/x आ गई। मतलब मेन आपको ना एंगल मैनेज करने आने चाहिए, फॉर्मूला वही चलेगा, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे इसके स्पेशल केसेस थे स्ट्रेट वायर के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे स्ट्रेट वायर के। थैंक यू।